नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों। पिछले एपिसोड में मैंने भाषा के ऊपर आपसे जो है बातचीत की थी और पिछले एपिसोड में मैंने बताया भी था कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। तो आज भी मैं ये आपको बताऊंगी कि भाषा कितनी जो है हमारी हिंदी भाषा कितनी समग्र रूप से कितना उसका रूप विस्तृत है और कितना विराट रूप है, और थोड़ा इसके ऊपर और चर्चा करेंगे क्योंकि भाषा को एक ही चैप्टर में नहीं समेटा जा सकता था। भाषा बहुत ही बड़ी, मातृभाषा जो होती है वो बहुत बड़े रूप में होती है, उसका अपना रूप बहुत बड़ा ही होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, हर जीवधारी का अपनी भाषा होती है। तो वो भाषा जब कंठ से निकलती है, जिस भी कंठ से निकलती है, वो एक नाद रूप में होती है, वो ध्वनि रूप में होती है जब हमारे सामने आती है, और वो जो उसी के अनुसार शब्द अक्षर बनते हैं और अक्षर के साथ हम अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। तो इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम भाषा के ऊपर ये बात कर लेते हैं। मैंने डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मेरे गुरु हैं, और उनकी जो है उनकी जो सानिध्य में मैंने जो ज्ञान लिया था, जो प्राप्त किया था, जो मैंने उनसे समझा था, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को ये पसंद आएगा और वे उससे लाभान्वित होंगे। उनका ये कहना कि जो है हिंदी लेखन में जहाँ लेखकों और पाठकों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है, वहीं हिंदी भाषा के संरचनात्मक स्वरूप को भी आधुनिक विषयों और संदर्भों के अनुरूप ढालना चाहिए। इससे हिंदी में ग्रंथ निर्माण का कार्य सहज हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की प्रकृति में वे गुण हैं जिससे किसी भी विषय अथवा ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में ग्रंथ निर्माण किया जा सकता है। तो ये भी आगे कहा जा रहा है। डॉक्टर सुनीत कुमार चाटुर्य ने इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त किया है। कुछ दृष्टि से यह सभी भारतीय विषयों के निकट है। आर्य भाषाओं से रूपों और शब्दों दोनों की ही दृष्टि से, और द्रविड़ भाषाओं से वाक्य विन्यास, शब्द तथा मुहावरों की आधारभूत दृष्टि से भी यह भाषा जो है भारतीय भाषाओं के निकट है। तो जो भारतीय भाषाएं, आपको जैसा पता होगा कि हमारे जो है हमारे भारत में प्रांत हैं, 29 प्रांत हैं, और अभी तो कुछ जो है जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो उन जो प्रांत हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, त्रिवेंद्रम तक, ये सारे के सारे उनकी अपनी मातृभाषा है, जहाँ की, जैसा कि मैंने बोला था और जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे भी, कि भौगोलिक स्थितियाँ और वहाँ की जो उच्चारण की प्रक्रिया है वो उस स्थान की भाषा को निर्धारित करती है। तो जैसे कि कश्मीर में हो गई तो वहाँ पर कश्मीरी डोंगरी हो गई, नीचे आते हिमाचल में हिमाचली हो गई, आगे पंजाब में आए तो पंजाबी हो गई, राजस्थान में गए तो राजस्थानी हो गई, गुजरात में गुजराती हो गई, उत्तर प्रदेश में हिंदी हो गई, बिहार में बिहारी हो गई, वहाँ पर बोलियाँ भी हो गई, और उड़ीसा में उड़िया हो गई, कोंकणी हो गई, और इधर 7 सिस्टर्स अगर सातों उसमें चले जाते हैं, मेघालय, मणिपुर, तो इनकी अपनी अपनी, मेघालय की अपनी भाषा है, और असम की असमिया है, और भी अलग अलग, नागालैंड की नागा है, कुछ इस तरीके से भाषाएं हैं। तो नीचे उतरते हैं तो एमपी में आ जाती है आपकी बघेली आ जाती है, और इस तरफ आ जाते मराठी हो जाती है, महाराष्ट्र में मराठी हो जाती है, और कर्नाटक में जो है मलयाली, कर्नाटक में मलयाली हो जाती है, केरल में मलयाली हो जाती है, और कर्नाटक में तो कर्नाटकी हो जाती है, और तमिल में तमिल की हो जाती है, और जो है आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो जाती है। तो इस तरीके से अपने अपने प्रांत की जो भाषाएं हैं वो वहाँ के भौगोलिक और उच्चारण की स्थितियों पर निर्भर करती हैं। तो वे भाषाएं समग्र भाषाएं हैं, ये सभी संस्कृत से निकली हैं। तमिल, मलयाली और कर्नाटक की जो भाषा है
वो सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं और संस्कृत ही इनका उद्गम स्थान है। जब इनको आप सुनते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें अधिकतर शब्द संस्कृत के ही हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बंगाली हो गई, और इस तरीके से तमाम जो जितने भी कुछ सारे स्टेट्स मेरे रह गए हैं और कुछ भाषाएं भी रह गई हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरा एक उदाहरण देने का मतलब यही था कि जो हमारे भारत के विभिन्न प्रांत हैं उनमें विभिन्न भाषाएं चल रही हैं, तो इनमें सब में हिंदी का पुट आ जाता है और इनमें हिंदी समावेशित हो जाती है और हिंदी बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। जबकि बंगाली भाषा, अगर कोई बंगाली बोल रहा होता तो हिंदी बोल रहा, अगर वो हिंदी बोल रहा है तो उसमें बंगाली पुट होता है। और उसी तरीके से जो दूसरे राज्यों के लोग होते हैं वो अपनी अपनी भाषा, जब अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी बोलते हैं तो उनकी भाषा का पुट उसमें हिंदी भाषा में सम्मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। तो आप अपने आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़लाँ जगह का व्यक्ति है और ये इस तरीके की भाषा बोल रहा है। तो भाषा जो होती है, हिंदी भाषा पर जो है हमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी को लोगों ने पिछड़ा हुआ मान लिया है। तो हिंदी भाषा जब आप और हम मिलकर के हिंदी पर थोड़ा काम करेंगे तब हम हिंदी भाषा को उसकी जगह दिला पाने में जो है कामयाब होंगे और हिंदी को सबल बना पाएंगे। तो हिंदी पर आगे किस तरीके से हमें करना है, हिंदी बहुत विस्तृत है। जब भी भाषा की हम बात करते हैं तो अक्षर पहले आ जाता है, नाद होता है, नाद और अंतर्नाद जो होता है, ये सब जो होते हैं वो अक्षर के जो है जनक होते हैं। अक्षर वहीं से निकलता है जब हमारा नाद होता है और ध्वनियाँ होती हैं, उनके अनुरूप अक्षरों का जन्म होता है। और जब अक्षर होते हैं उनसे अक्षरों को जोड़ जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं और शब्दों के साथ वाक्य बनता है। तो अक्षर से पहले हमें ये समझना होगा कि अक्षर क्या है। अक्षर मतलब अक्षर, जिसका क्षरण ना हो, जो ख़त्म ना हो, जो कभी समाप्त ना होने पाए, वो होता है अक्षर। तो यहाँ से समझ लेते हैं अक्षर क्या है। शिव ही स्वर है और स्वर ही शिव है और शिव ही नाद है और नाद शिव है। तो अक्षर क्या हुआ? शिव, और शिव को प्रणवाक्षर भी बोलते हैं, ओमकार भी बोलते हैं। तो ओम सबसे पहला शब्द, पहला अक्षर निकला। ओम नाद था, कंठ से निकला हुआ जो शब्द था, जो अक्षर था, वो ओंकार था। वो ओम में सारा जो है शिवत्व समाहित है और उसी में पूरी भाषा, संस्कृत भाषा समाहित है। ओम जब आप उच्चारण करते हैं तो कंठ से भी, आपकी कंठ से, अंतस से, अंदर से पूरी तरीके से आप जो है आप समझ जाते हैं कि ये हमारे पूरे समग्र शरीर से बाहर नादित, अंतर्नादित होता हुआ ये जो शब्द है ओम, ये बाहर आता है, ये अक्षर है। तो उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अक्षरों को जब ध्वनियों के अनुसार उनको मान लिया जाता है। ध्वनि यदि मान लीजिए प बोला गया तो उसके अंत में आ आता है। उस स्वर में, स्वर भी कई प्रकार के होते हैं जिनको जोड़ जोड़ करके हम आगे चल के व्यंजनों के विषय में पढ़ेंगे। तो स्वर होते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आह। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आह। ये हमारे स्वर हैं। इन्हीं पर पूरा जो हमारा भाषा का जो वर्चस्व है वो समाहित है, इन्हीं पर निर्भर है। बाकी के व्यंजन होते हैं, जिस प्रकार किचन में कई चीज़ों के मेल से व्यंजन बनते हैं, उसी प्रकार शब्द जो है, उसी प्रकार भाषा में भी व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन हम आगे बढ़ेंगे। आज मैंने स्वर के विषय में आपको बताया। तो अ मीन्स छोटा आ जो था अ, जिसको अ म बोला उसका शब्द अ आया अंत में, प बोला तो अ आता है अंत में।
तो इस तरीके से जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों को हम स्वर में समझ लेते हैं, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते चलेंगे तो हर अक्षर के विषय में आपको मैं विस्तृत चर्चा करूंगी इनके साथ में। और कुछ चीज़ें मैं अभी बता देती हूँ इसी के साथ साथ कि ये हमारे जो स्वर के अक्षरों के उच्चारण स्थान होते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ कि अक्षरों का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। जैसा कि मैंने ओम का बोला, ओम नाद ये कंठ से, अंत से नाद उठता है वो ओम होता है। तो अंत से निकल के कंठ जो होता है, ये कंठ होता है, यहाँ से जो शब्द का जो स्वर की संरचना का स्थान है यहीं से निकलते हैं अक्षर, तो वो यहाँ से निकलते हैं, तो वो होता है कंठ। कंठ होता है, तालु होती है, यहाँ दांत के पीछे का हिस्सा जो तालु होता है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ और दंत, दांतों पे जीभ लगा करके, नासिका, नाक से, कंठ और तालु मतलब गले और तालु से, कंठ और ओष्ठ का मतलब कंठ और होठों का इस्तेमाल, दंत और ओष्ठ का इस्तेमाल। तो इन चीज़ों से जब इस्तेमाल करते हैं, इनसे निकले हुए शब्द अलग अलग शब्द होते हैं। इनके विषय में भी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए संक्षिप्त में हम ये पढ़ते हैं, संक्षिप्त में ये जानते हैं तो स्वर, अंतस्थ, ऊष्मा, संयुक्ताक्षर, कंठ से आवाज़ जो होती है स्वर में कंठ से निकलती है, वो कंठ स्वर का संधान करता है, वो स्वर कहलाता है। अंतस्थ मीन्स अंदर से निकलने वाली, और ऊष्मा जो हमारे अंतर से और कंठ और तालु से निकल करके आए, वो सब मिल करके संयुक्ताक्षर हो जाते हैं। संयुक्ताक्षर अलग हुए, जैसे कि दो शब्दों को मिल करके बना, जैसे कि श, त्र, ज्ञा संयुक्ताक्षर। शब्दों का यहाँ पर आपको उदाहरण दे देते हैं। अंतस से निकलने वाले य, अंतस से निकला, रा, ला, वा, ऊष्म, शा, सा, सा और हा। संयुक्त अक्षर शब्द जैसा कि आपको बताया कि क्ष, त्र, ज्ञा। श क्षत्रिय वालाक्षा बनता है का,क्षा औरक्षा से। त्र बनता है त प्लस रा से त्रा, और ज्ञा बनता है ज प्लस या से ज्ञा। तो इस तरीके से हम, ये भाषा साहित्यिक रूप है। तो इस तरीके से जो शब्द बनते हैं, मैं अगली कक्षा में अगले चैप्टर पे इसको आपको सब चीज़ें पूरी तरीके से मैं लिख करके समझाऊंगी, क्योंकि अभी हम केवल चर्चा कर रहे थे। तो आगे की जो कक्षा होगी उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर आपको लिख करके समझाऊंगी। और आप लोग भी जो अपना वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, वे सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और उसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा कि हम किन शब्दों को स्वर कहते हैं, किन को व्यंजन कहते हैं, कौन का वर्ग होता है, कौन च वर्ग होता है, कौन ट वर्ग होता है, कौन से प वर्ग होते हैं। इस तरीके के सारे व्यंजन और संयुक्त अक्षर, ऊष्मा और अंत अक्षर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगले एपिसोड्स में बताने वाली हूँ। तो अगले एपिसोड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रुचिकर होने वाले हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर से तैयार रहिएगा और उनको समझने के लिए तैयार रहिएगा। और इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे वीडियोस मिलते रहें, और आगे मुझे नए नए एपिसोड्स बनाने का, आपके लिए सामने लाने का मौका मिलता रहे। और अपने उत्तर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि आपको क्या उसमें अच्छा लगा और क्या चीज़ और समझना चाहते हैं,
क्या चीज़ नहीं समझ में आई वो आप नीचे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रॉपर उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपना एपिसोड यहाँ समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।